द रेड ट्रैप। एक बार एक आदमी था जो तार से बनी छोटी चूहेदानियाँ बेचता था। ये चूहेदानियाँ उसके द्वारा बनाई गई खाली समय में बनाया जाता था। वह इसे अलग अलग जगहों से उसके जो सामग्री होते थे वो इकट्ठा करता था। फिर भी उनका व्यवसाय उन्हें कोई लाभ नहीं कमा रहा था, इसलिए वो जीवित रहने के लिए उसे भीख मांगना पड़ता था या चोरी करना पड़ता था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। कुपोषण के कारण उसके गाल अंदर की तरफ खिंच गए थे और उसकी आंख में भूख आसानी से देखी जा सकती थी। रेड ट्रैप विक्रेता का जीवन बहुत दुखद और उबाऊ था। ये बेघर था और धीरे धीरे भारी पैरों के साथ वो सड़क पर चला गया, अपने ही विचारों में खो गया। लेकिन एक दिन वो विचारों के एक श्रृंखला में खो गया जिसे उसने बहुत दिलचस्प पाया। वह आदमी चूहेदानी के बारे में सोच रहा था और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि पूरी दुनिया में भूमि, समुद्र, शहर और गांव शामिल हैं जो एक चूहेदानी के ही समान है। उसने सोचा कि इस दुनिया के अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है। ये केवल पनीर और पोर्क की एक प्रलोभन के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसे हम चूहे को पकड़ने के लिए चारा के रूप में पेश करते हैं। तो उन्हें इनके अनुसार जैसे ही कोई व्यक्ति खुशी, भोजन और आश्रय के साथ खुद को आराम देने की कोशिश करता है, वो एक बार इस झंझट में फंस जाता है जिसे दुनिया के रूप में जाना जाता है। दुनिया में कोई भी कभी भी रेड ट्रैप विक्रेता के लिए दयालु नहीं था, इसलिए वह दूसरे के बारे में बुरा सोचने लगा। यह उसके लिए पसंदीदा शगल बन गया। सुस्त क्षणों के दौरान इन विचारों ने उसे खुश कर दिया, इसलिए वह उन लोगों के बारे में बुरा सोचता रहा जो उससे परिचित थे। वह उन लोगों की कल्पना करने लगा जो पहले से ही सांसारिक चीज़ों के झंझट में फंसे थे और वे भी जो इसमें फंसने वाले थे। एक शाम चूहेदानी विक्रेता बहुत धीमी गति से चल रहा था। उसने एक छोटी ग्रे कॉटेज देखी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। वह झोपड़ी तक गया और रात के आश्रय पाने के लिए दरवाजा खटखटाया। आमतौर पर उसे किसी की मदद नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार उसका स्वागत एक बूढ़े आदमी ने किया। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि बूढ़े आदमी कहता है कि आइए हमारे घर में रहिए। और वो जो बूढ़ा था वो अकेला रहता था, ना ही उसके बच्चे थे ना ही उसकी पत्नी थी। बूढ़ा उस रात उसका साथ पाकर खुश था क्योंकि वो जो बूढ़ा था काफी अकेला था। तो बूढ़े व्यक्ति ने उसे खाने के लिए कुछ दलिया दिया और फिर अपने तंबाकू को अतीत के साथ साझा किया। इसके बाद दोनों रात तक कार्ड खेलते रहे। चूहेदानी विक्रेता ने महसूस किया कि बूढ़ा न केवल अपने दलिया को साझा करने में उदार था, बल्कि अपने रहस्यों को भी वो बताता था। वो उसे बताता था कि वो एक अमीर आदमी था जब वो किराए के खेत में काम करता था। चूंकि वो अभी बूढ़ा था और काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसे अपने जीवन यापन के लिए अपने गाय पर निर्भर रहना पड़ा। जिस फैक्ट्री में पनीर और क्रीम का उत्पादन होता था, उसे बेचने के लिए गाय ने हर रोज पर्याप्त दूध दिया करती थी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वो पिछले महीने गाय के कारण 3 करोनर अर्जित करने में सक्षम था। 3 करोनर मतलब कि वो पैसे थे, ठीक है। 30 करोनर यानी 30 करोनर क्या है, पैसे हैं। रेड ट्रैप विक्रेता बूढ़े व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं करता है कि एक गाय और इतना कमा सकती है, इसलिए बूढ़े आदमी ने एक चमड़े की थैली ली जो एक खिचड़ी पर या खिड़की पर लटका हुआ था और प्रत्येक में से 10 करोनर के 3 नोट निकाले जो पुराने थे और कुचल गए थे। उसने अपने मुद्रा पर विश्वास करवाने के लिए उन मुद्रा नोटों को दिखाया और फिर उन्हें थैले में वापस रख दिया। अगली सुबह जब पैडलर और बूढ़ा व्यक्ति काम पर चले गए तो जो व्यक्ति दोनों जाग जाते हैं क्योंकि क्रॉपर अपनी गाय को दूध देने की जल्दी में था। यहाँ तक कि रेड ट्रैप विक्रेता ने भी महसूस किया कि चूंकि घर का मालिक जाग गया था, इसलिए उसे बिस्तर भी छोड़ देना चाहिए। वे दोनों उसी समय कुटिया से बाहर आ गए। बूढ़ा दरवाजा बंद कर अपने काम पर चला गया। पेडलर ने भी उसे धन्यवाद दिया और अपने तरीके से चला गया। लगभग आधे घंटे बाद रेड ट्रैप विक्रेता कुटीर में लौटा। जो कुटी थी, जो झोपड़ी थी जिसमें शरण मिला था रेड ट्रैप को, फिर से आधे घंटे बाद आता है जब वो अपने घर से बूढ़ा चला जाता है और उसने खिड़की कांच को तोड़ देता है। जहाँ थैली लटका दी हुई गई रहती है
उसने पैसे चुरा लिए। मतलब जहाँ से थैली था पहले, वो क्योंकि पहले देख चुका था, तो वहाँ से क्या करता है, उस थैली में से पैसे चुरा लेता है। उसने अपने जेब में रख लिया। जब पैसे चुरा लिए तो अपने जेब में रख लिया और थैली जो था जहाँ पर था वापस वहीं पर रख लिया। अपनी जेब में पैसा होने की वजह से पेडलर खुश था। उसने तब जंगल से गुजरने के बारे में सोचा, क्योंकि राजमार्ग पर चलना या खुली सड़कों पर चलना इतने पैसे के साथ उसके लिए ऐसा खतरा महसूस हो रहा था और उसे पकड़े जाने का डर था। इसलिए शुरू में जंगल में चलना काफ़ी मुश्किल नहीं था, लेकिन बाद में यह उसके लिए भ्रमित हो गया क्योंकि वो अपना रास्ता भूल गया। जैसे जब वो जंगल के रास्ते जाता है तो जाते जाते वो अपना जंगल रास्ता भूल जाता है। उसने सही दिशा में चलने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ ही अपने खुद को एक ही जगह पर बार बार पाया। अब जैसे ही वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता था या एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाना चाहता था, वो उस जंगल में अब पूरी तरह से भटक गया था। इस समय वो सोचने लगा कि अब भी अन्य लोगों की तरह ही दुनिया के जाल में फंस गया। उसे उस पैसे के फरेब ने मूर्ख बनाया जो उसने बूढ़े व्यक्ति के घर से चुराया था। जंगल में ऐसा लग रहा था जैसे शाखाओं से भरा जेल हो। यह एक अगम्य जेल की तरह था। दिसंबर का महीना के साथ ही जल्द ही अंधेरा छा गया। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, जंगल से बचने की उसकी उम्मीद कम होती गई। उनके जीवन के लिए खतरा बढ़ गया और इसलिए उनकी आशाहीन होने की भावना भी बढ़ गई। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो जमीन पर बैठ गया और इसके बाद से वो काफ़ी थक गया था और वो घबरा गया। अब उसने सोचने लगा कि शायद अब मेरा ये अंतिम क्षण है और मैं जल्द ही मर जाऊंगा। जैसे ही उसने अपने सिर को जमीन पर रखा, उसने बहुत तेज नियमित आवाज़ सुनी। यानी उसने सुना कहीं से आवाज़ आ रही थी। अब वो आवाज़ सुनते ही वो जो ध्वनि थी, वो जो आवाज़ थी काफ़ी तेज थी और उस आवाज़ को महसूस करने लगा कि वो जो आवाज़ है आखिर में कहाँ से आ रही थी। बेसिकली वो जो आवाज़ थी एक लोहे की चक्की से आ रही थी, जो कि एक हथौड़े की मार के कारण वे आवाज़ें आ रही थी। उसने सोचा कि वो कुछ लोगों के पास में जा सकता है या वहाँ पर कुछ लोगों को पा सकता है। इस विचार के साथ उन्होंने कुछ ताकत इकट्ठा की, क्योंकि वो काफ़ी थक गया था और इसके बाद से जहाँ से वह आवाज़ आ रही थी उसका पीछा करते करते वो आवाज़ की तरफ उस डायरेक्शन में बढ़ता जाता है। अब इसके बाद से जैसे ही वो आगे बढ़ता है, चलना शुरू कर देता है, वो जो एक जहाँ पे आवाज़ आ रही थी वो क्या था, एक तरह से आयरन वर्क्स था। वहाँ पे एक तरह की फैक्ट्री थी या इंडस्ट्री थी छोटा सा, जो कि वहाँ पर काम करते थे लोग। और वो इसमें स्मेल्टर, रोलिंग मिल और एक फ्रोज था। ग्रीष्मकाल में सामग्री ले जाने वाली लंबी सपाट तली हुई नावें नहर के नीचे आ जाती थी, जिससे मिल और सर्दियों के सामग्री की आपूर्ति के लिए वो यूज किया जाता था। क्रिसमस के समय पास लंबी अंधेरी शाम मास्टर स्मिथ और उनके सहायक अंधेरे फोर्ज में बैठे हुए थे, जो भट्टी के पास बनाया गया था। उनमें एक लंबी शर्ट और एक जोड़ी लड़की के जूते पहने हुए थे। वे दोनों पिग आयरन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो भट्टी के आग के अंदर डालने के लिए तैयार थे। यानी जब जो पैडलर था, जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कुछ लोग पहले से काम कर रहे हैं और कुछ लोग काम कर रहे हैं जहाँ पर भट्टी वगैरह थी, मीन्स वहाँ पे आग वगैरह जल रहे थे और उस आग वगैरह से काफ़ी गर्मी या उन लोगों को पसीना आ रहा था। अब जैसे पसीना आ रहा था तो क्या हो रहा, फौज ने विभिन्न प्रकार की आवाज़ें मतलब वहाँ से सुनी जा सकती थी और एक बड़ा सा आवाज़ आया। आग में हवा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि कोयले के फटने की आवाज़ थी। यानी एक काफ़ी बड़ा आवाज़ आया उस भट्टी से, जो कि कोयले के फटने की आवाज़ आ रही थी। ये विभिन्न प्रकार की ध्वनिया के कारण, मतलब ये विभिन्न प्रकार के ध्वनिया था, ठीक है, यानी आवाज़ थी। लोहार को एहसास नहीं था कि एक आदमी ने फोर्ज का द्वार खोला था और प्रवेश किया। मीन्स जो पैडलर था वो क्या करता है, उस जगह के दरवाज़ा को खोलता है और वो अंदर घुस जाता है। जैसे ही लोहार अंगतुकों के आदी थे, वे आदमी के प्रति उदासीन थे। उन्होंने बस उसकी तरफ देखा। रेटरप विक्रेता की उपस्थिति अन्य घूमने वालों के समान थी। उनकी लंबी दाढ़ी थी, गंदे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उनके सीने पे लटकी हुई कटारें थी। पैदल यात्री ने लोहार के अनुमति लेने की कोशिश की ताकि वो एक रात के लिए फोर्ज में रह सके। उन्होंने सिर्फ सिर हिलाकर अभिमानी सहमति के साथ पैडलर को अनुमति दी कि वो अब यहाँ पे रह सकता है या वो रात बिता सकता है। उन दिनों में रामजू लोहे की चक्की का मालिक
एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसका उद्देश्य केवल सबसे अच्छा लोहार बाजार में बेचना था या लोहा बाजार में बेचना था। वह रात दिन वो दोनों दौरान श्रमिकों में नजर रखता था। मीन्स जो काम करते थे उनको क्या करता था, वो देखता रहता था। मालिक रात को निरीक्षण यात्रा पर था। जब पैदल यात्री ने फोर्ज में प्रवेश किया तो आयरन मास्टर एक बार पैडलर को देखा जो भट्टी में इतने करीब था। उसके फटे पुराने जो कपड़े थे, ठीक है, जो पैडलर था उसको ठंड लग रही थी और ठंड के कारण वो भट्टी के काफी करीब वो जाता है या बैठा रहता है। इसलिए पैडलर ने लोहे के मालिक के साथ ये कहते हुए बातचीत शुरू कर दी कि चीजें उसके साथ अच्छी तरह से नहीं हुई हैं। इस पर लोहे के मालिक ने जवाब दिया कि उसने रेजिमेंट को छोड़कर एक बड़ी गलती की थी। उन्होंने ये भी कहा कि यदि वो इस्तीफा देते समय रेजिमेंट में काम कर रहे होते तो ये ऐसा नहीं करते। बाद में उन्हें उसे अपना विचार बुलाना पड़ा, उन्हें उसे अपने घर बुलाना पड़ा। अब इसके बाद से क्या होता है, अब जो पैडलर होता है और जो आयरन मास्टर होती है उसकी एक बेटी होती है, एक आयरन मास्टर होते हैं, ठीक है। जो पैडलर होता है और जो आयरन मास्टर होते हैं वो पूछते हैं पैडलर को अपने घर पे रहने के लिए। तो जो पैडलर होता है वो उनके घर रहने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर पैडलर आयरन मास्टर की जो बेटी हैं वो अगर पहचान जाएंगी, आयरन मास्टर जो पहचान जाएंगे कि मैं चोर हूँ, तो उनको काफ़ी बुरा फील होगा। लेकिन इससे जो आयरन मास्टर की जो बेटी होती है वो मना लेती हैं आखिरकार, उनको क्रिसमस पर इनवाइट करती हैं और ये जो पैडलर होता है उनके घर जाने के लिए राजी हो जाता है। अब जाकर उनके घर रहना शुरू कर देता है। जैसे ही सुबह होती है तो आयरन मास्टर की जो बेटी होती है और जो आयरन मास्टर होते हैं वो जाते हैं एक मंदिर में। मंदिर यानी हम बोल सकते हैं चर्च में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। इसके बाद से उनसे पता चलता है वहाँ से कि जो एक बार जो चोरी हुई थी, यानी एक थैले से चोरी हुई थी, तो वो जो चोर है बेसिकली वो उनके घर में पहले से ही रह रहा है। तो वहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि अगर इतना पैसे यहाँ से चुरा लिया, ठीक है, एक थैली से फ्रांस के घर से चुरा लिया, तो हो सकता है हमारे घर से भी ढेर सारी चीज़ें चुरा लिया हो अभी तक। तो भागते हुए अपने घर लौटते हैं। जैसे ही वो अपने दोनों घर पहुँचते हैं तो जो पैडलर होता है उनके बेटी को एक रैट रैप गिफ्ट करता है। अब रैट रैप गिफ्ट करता है तो जितने भी चुराए हुए पैसे रहते हैं वो रैट रैप में ही होता है। और वो जो पैडलर होता है वो कहता है कि जितने भी चुराए हुए पैसे हैं आप क्या करो, जिसका है पैसा उसको आप बांट दो। इसके बाद से जो आयरन मास्टर की बेटी होती है, जो आयरन मास्टर होते हैं, काफ़ी प्रसन्न होते हैं। यानी ये हमें सीखने को मिलती है इस स्टोरी से कि हमें कभी कभार दूसरों की अच्छी आदत या अच्छी चीज़ें देखकर हमारे अंदर भी अच्छाई आना शुरू हो जाती है। सो आई होप आपको ये समरी काफ़ी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।